हेलो बच्चों, मैं अल्पना निगम एक बार फिर से अपनी मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर सर्कल व्रत। इस चैप्टर से कुल 5 नंबर का आता है, जिसमें 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत सरल भी है। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रमेय। आज हम अपने 10वीं का क्लास के अध्याय 10 का जो चैप्टर है व्रत, उसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एक बिंदु से किसी व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से किसी व्रत पर जो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो उसकी बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है कि बिंदु स्थित कहाँ पर है, व्रत के अंदर है, व्रत के बाहर है या व्रत पर है। तो हम 3 स्थितियाँ देखते हैं। ये 3 स्थितियों में पहली स्थिति है कि व्रत के अंतर्भाग में स्थित बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे ये बिंदु P है, ये बिंदु P से यदि हम रेखाएं खींचें तो वो इस तरीके से खींचेंगी। जैसे पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तीसरी रेखा ये है, ऐसे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये हर रेखा इस व्रत को 2 बिंदुओं पे काट रही, जैसे ये इधर इधर, यहाँ यहाँ। तो इस तरीके से व्रत के अंदर स्थित बिंदु से व्रत पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। दूसरी स्थिति है कि व्रत के परिधि पर स्थित बिंदु से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ये जो उसको एक बिंदु पर टच करे। तो दूसरी स्थिति, व्रत की परिधि पर स्थित बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। तीसरी स्थिति कि व्रत के परिधि पर ना हो के व्रत के बाहर स्थित हो, जिसको हम बोलते हैं बाह्य बिंदु। तो व्रत के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। लिखेंगे क्या? व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं। अब स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? जैसे बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु तक के बीच की जो ये दूरी होती है PT1 या PT2, ये स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से स्पर्श कॉमा लगा के बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाती है। दूरी स्पर्श रेखा की लंबाई होती है या कहलाती है। प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, ये हर दूसरे साल परीक्षा में आता है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले बाह्य बिंदु मतलब बाहर के बिंदु से किसी व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींचने का हम चित्र बनाएंगे। तो देखिए ये इस टाइप से रहेगा। ये एक व्रत है, व्रत पर व्रत के केंद्र O है और ये बाह्य बिंदु P है। इस बिंदु P से व्रत पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं, PQ और PR, और हमें सिद्ध करना है कि PQ और PR आपस में बराबर हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो लिखने का प्रोसेस है वो चित्र बनाने के बाद हम लिखेंगे, दिया है व्रत जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं PQ और PR, और सिद्ध करना है। अगला जो स्टेप है उसमें लिखेंगे PQ बराबर PR। अब सिद्ध करने के लिए हमें चित्र में कुछ रचना करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी चीज़ बनाने के लिए अन्य साजो सामान इकट्ठा करने पड़ते हैं ना, ऐसे यहाँ पर हमें रचना करके 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे और फिर त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। तो रचना की, OP, OQ और OR को मिलाया, इससे कितने 2 त्रिभुज हमें मिल गए। तो लिखेंगे रचना OP, OQ और OR को मिलाया। अब हमको 2 त्रिभुज मिल गए। कौन कौन से? उत्पत्ति में
त्रिभुज OPQ और OPR में, OPQ और OPR में हम सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। अब जब सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो सर्वांग समता के लिए तो कोई भी 3 अंग बराबर हैं त्रिभुज के, तो सर्वांग समता सिद्ध हो जाती है। नियम के अनुसार जो 5 सर्वांग समताएं हैं उनमें से कोई भी एक लग गई तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिज्या है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो ये दोनों 90 अंश के कोण हैं। दूसरा OP जो है वो दोनों में है, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण भी है, इसकी भी और इसकी भी। और तीसरी जो भुजा है इस त्रिभुज की, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समताएं हम यहाँ लगाएंगे। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। कोण इस त्रिभुज के पहले लिखेंगे, इस तरफ इस त्रिभुज के लिखेंगे। कोण Q बराबर कोण R, और कोष्ठक में लिखेंगे उसका कारण समकोण है। फिर अगला स्टेप OP बराबर OP, इस त्रिभुज की OP भुजा बराबर है इस त्रिभुज की OP भुजा के, कारण उभयनिष्ठ है। और तीसरा OQ OR के बराबर है, OQ बराबर OR त्रिज्याएं हैं। इस तरफ इस त्रिभुज की भुज लिखते हैं, इस तरफ इस त्रिभुज का लिखते हैं। अब जब समकोण उभयनिष्ठ भुजा जो है वो क्या है, कर्ण, और ये हो गई उसकी एक भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो गए त्रिभुज OPR के, OPQ OPR के सर्वांग सम हो गए। इसलिए सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्योंकि बराबर होते हैं, इसलिए PQ बराबर किसके हो जाएगा, PR के। और कोष्ठक में लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, इंग्लिश में लिख देते हैं CPCT, इसका इंग्लिश में है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। इस तरीके से हमारा ये प्रमेय समाप्त होता है। हाँ, तो बच्चों अभी आपने देखा कि किसी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रमेय है और ये हर दूसरे साल परीक्षा में आता ही है, ये नहीं आएगा तो इससे संबंधित सवाल आ जाएगा। अब इसके अलावा कुल और 3 प्रश्न हैं जो हम अपने आगे इस वीडियो में देखते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। आपको प्रश्न इस प्रकार से आएगा, चित्र हमें अपने आप बनाना पड़ेगा। संकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। अब 2 वृत्त बनाएंगे और दोनों वृत्तों के का केंद्र एक रहेगा, इस तरीके से चित्र बनेगा। 2 वृत्त हैं, बड़ा वृत्त है C1, छोटा वृत्त है C2, इसकी जीवा है AB बड़े वृत्त की, वही छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो कि P पर स्पर्श कर रही है, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। जीवा का मतलब आप समझते हैं कि 2 बिंदुओं वृत्त के अंदर 2 बिंदुओं को छूने वाली जो रेखा है वो जीवा कहलाती है, और एक बिंदु पर जो वृत्त को छूती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो AB रेखा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये P पर जो है वो 2 भागों में बराबर बराबर बढ़ती है, मतलब AP बराबर PB हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है हमें O केंद्र वाले 2 वृत्त C1 और C2 हमें दिए हुए हैं। दूसरा हमें क्या दिया है, बड़े वृत्त C1 की जीवा AB है जो C2 को P पर स्पर्श कर रही अब है। सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर है PB, ये देखिए लिखा है ना, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब स्पर्श बिंदु P है, समद्विभाजित का मतलब है बराबर बराबर 2 भागों में बांट रही है, तो उसको गणित में कैसे लिखेंगे, AP बराबर BP। अब क्योंकि हमें रचना से ही समझा पाएंगे, तो हमने O को किससे मिलाया, P से। O को P से मिलाने के बाद उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति करी है हमने कि चूँकि AB रेखा जो है स्पर्श रेखा है जो P पर C2 को स्पर्श कर रही है, ये AB स्पर्श रेखा है
जो P पर C2 मतलब छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है, और OP उसकी क्या है, त्रिज्या है। अब हम ये भी जानते हैं कि त्रिज्या जो है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लिखेंगे चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OP किस पे लंब हो गया, AB पर। OP ये लंब का निशान है, OP लंब है AB, इसको पढ़ेंगे इस तरीके से। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसी का पार्ट 2, ये तो हमें लंब पता चल गया। पार्ट 2 हम ये भी जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर, ये जीवा बड़े वाले त्रिभुज की जो वृत्त की जीवा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसलिए AP किसके बराबर हो जाएगी, BP की। ठीक है, तो हम समझ गए कि सबसे पहले स्टेप में हमने इसको लंब बताया कि त्रिज्या इस पे लंब होती है, और फिर दूसरे उसमें कि लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AP बराबर BP। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नावली 10.2 का, जो आपके NCERT की पेज 236 पे दिया गया है। प्रश्न दूसरा है कि चित्र आपको ये दिया गया है, चित्र में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये PT और TQ, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु T, बाह्य बिंदु T से, कि किस कोण POQ, जो कोण बन रहा है POQ, ये 110 अंश है, तो PTQ बराबर किसके होगा, PTQ ये वाला कोण हमको निकालना है, ये किसके बराबर होगा। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है ये लिखेंगे, वृत्त जिसका केंद्र O है, PT और TQ स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण POQ बराबर दिया गया है 110 अंश के, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, कोण PTQ का मान निकालना है हमको, ये वाला का। अब इसकी उत्पत्ति इस तरीके से रहेगी, चूंकि OP लंब किस पर है, PT पर, और OQ लंब है किस पे, QT पर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 90 अंश। तो चूंकि OP लंब है PT पर, लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, OP लंब का निशान PT और OQ लंब है QT पर, इसलिए कोण P जो है वो 90 अंश के बराबर और कोण Q बराबर 90 अंश। ये हमने 3 कोण निकाल लिए। तो क्योंकि एक चतुर्भुज है, OQTP एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए कोण POQ प्लस कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश। अब इनके मान लिख देंगे, इसका मान दिया गया है, इसका मान 90 अंश है, इसका मान भी 90 अंश है, इसलिए प्लस PTQ बराबर 360। इन तीनों को आप जोड़िए, 110 90 90 आएगा 290। यहाँ कच्चे काम में आप जोड़ के देखिए, 110 90 90 शून्य, 9 दूनी 18 और 1 19 की 9 हासिल किए 290। तो यहाँ इनकी जगह 290 प्लस PTQ, कोण PTQ बराबर 360 अंश, पक्षांतर करेंगे, कोण PTQ बराबर 360 ऋण 290, घटाएंगे कच्चे काम में, शून्य में से शून्य गया शून्य, 16 में से 9 गया 7, तो कोण PTQ का मान आ गया 70 अंश। यही हमारा आंसर हो गया, ये आ गया 70 अंश। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न हम लेंगे प्रश्नावली 10.2 का चौथा प्रश्न है, जो आपकी NCERT बुक के पेज 236 पे दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो ये एक वृत्त है, वृत्त का ये व्यास हो गया, इसके सिरों पर मतलब P और Q बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ये हमको सिद्ध करना है कि ये समांतर होती हैं। तो चित्र इस तरीके से आप बनाएंगे, एक वृत्त है जिसका ज्ञात है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है,
पी क्यू उसका व्यास है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों में पी क्यू व्यास बना दिया। दूसरी चीज़ हमको क्या दी है, पी क्यू उसका व्यास है। दूसरी चीज़ है कि ए बी और सी डी क्रमशः पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, यही सिद्ध करना है ना, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो पहले वृत्त बनाएंगे, उसका एक व्यास बनाएंगे और उस व्यास जहाँ छू रहा है वृत्त को वहाँ पर स्पर्श रेखाएं। सिद्ध करना है ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। तो इसमें हम वो वाला फैक्ट यूज़ करेंगे कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण यदि बराबर हैं, एकांतर कोण जो हैं वो बराबर हैं, ये दोनों कोण एकांतर है, एक इधर वाला एक इधर, यदि ये दो कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समांतर होती हैं। इस फैक्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये दो रेखाएं हैं, एकांतर कोण तो हैं, यदि इन दोनों को हम बराबर प्रूफ कर दें तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो हमारी उत्पत्ति ये हो जाएगी, चूँकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसलिए ये ओ क्यू यहाँ पे 90 अंश बनाएगी, यहाँ भी 90 अंश बनाएगी। अब दोनों कोण एकांतर कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों भुजाएं समांतर होंगी। लिखने का तरीका क्या रहेगा, चूँकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः पी क्यू लंब है ए बी पर। ये जो पी क्यू रेखा है ये ए बी पर लंब होगी। अतः कोण 2 जो है ये पी क्यू लंब है, इसलिए ये जो कोण है लंब मतलब 90 अंश, तो ये कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार पी क्यू किस पे लंब है, सी डी पर। यदि पी क्यू लंब है सी डी पर तो कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 90 अंश के। पी क्यू लंब है सी डी पर, नहीं लिखते, बोलते बस है, पी क्यू लंब है सी डी पर, अतः कोण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या पता चला कि ये दोनों 90 हैं, तो कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। ये दोनों कोण कैसे हैं, ये एकांतर कोण भी हैं। कारण क्या लिखेंगे, ए बी और सी डी को पी क्यू तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अब एकांतर कोण है और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दी गई भुजाएं समांतर होती हैं, अतः ए बी किसके समांतर हो जाएगी, सी डी के। अतः ए बी समांतर सी डी, सिद्ध हो गया। हाँ तो बच्चों, अभी आपने देखा कि वृत्त के ये प्रश्न किस तरीके से हल करते हैं। अन्य प्रश्नों को भी आप अपनी एक्सरसाइज के हल करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये वृत्त के प्रश्न बनते जाएंगे। थैंक यू।